जय हिंद, नमस्कार सबके सब साथियों को। नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल सबके सब साथी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ प्यारे मित्रों हम सेशन की करते हैं विधि विधान से शुरुआत। बिल्कुल ध्यान दीजिए। हाँ, बिल्कुल सबके सब साथी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। प्यारे मित्रों, हम अपने इस सेशन में सिलेक्शन वाली सीरीज जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इस सीरीज में आज हमारा जो बात करने वाले संपूर्ण राजस्थान जीके वाला जो सेशन चल रहा है, 9 नंबर की सीरीज आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं प्यारे साथियों जियो की। जियो के साथ साथ में हम कल्चर, और कल्चर के साथ साथ में प्यारे साथियों हम यहाँ पर हिस्ट्री का भी अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर के हम सभी विषयों का यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं प्यारे मित्रों। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं? गेट को बंद कर दो जी। सागवान, सालर, धोकड़ा या फिर पलास। आपके सामने सारे एक एक करके दे रखे हैं। प्यारे साथियों, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाए क्या कि राजस्थान जो है, इस राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ जो वन क्षेत्र है उसके बारे में अगर बात की जाए कि बताइए राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ वन जो है वो कौन से हैं? तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, सर सालर। बताओ कौन सा है? सालर है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि ये जो सालर जो है, ये सालर विशेष रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सर ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। बताओ कहाँ पर? सालर वृक्ष जो है ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। ऐसे ही आपके सामने एक नाम दिख रहा है धोकड़ा। इस धोकड़ा की बात करें तो ये राज्य में सर्वाधिक जो वृक्ष है प्यारे साथियों, ये सर्वाधिक वृक्ष बताओ कौन से हैं? तो सर ये धोकड़ा है। पलास की बात करें तो पलास या इसी को ढाक भी कहा जाता है प्यारे साथियों, और इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? इसे जंगल की आग भी जो है आपके कहा जाता है प्यारे मित्रों। इसके अलावा इस पलास के बारे में एक कई बार शब्द जो है आपके पूछ लिया जाता है कि सर इस पलास का जो आपके नाम जो है, वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका वैज्ञानिक नाम भी आप जरूर जरूर ध्यान रखना, और वो क्या है? वो है सर ब्यूटिया मैनोस्पर्मा। क्या नाम है? मैनोस्पर्मा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा वो क्या होगा प्यारे साथियों? सागवान। ये दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं और 250 से 400 मीटर की ऊंचाई पर आपके पाए जाते हैं। सर सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है प्यारे साथियों बांसवाड़ा जिले में, जो आपके सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये सालर जो है प्यारे साथियों, सालर, ये आपको ध्यान रखना, गोंद, सर्वश्रेष्ठ गोंद जो है वो आपके किसका? सालर वृक्ष का सर्वश्रेष्ठ गोंद आपके माना जाता है। कुल मिलाकर के आपको ये पहला प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या ज्वाला कहते हैं? खेजड़ी, महुआ, पलास, धोकड़ा। हमने अभी अभी बात की मेरे प्यारे साथियों जंगल के बारे में। ये जो आग वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने बात की थी यार, जंगल का जो जंगल की आग जो है किस वृक्ष को कहा जाता है? यहाँ खेजड़ी, महुआ, पलास, धोकड़ा। देखिए एक बात, महुआ वृक्ष के बारे में यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा आ रही है। मैं आपको महुआ वृक्ष के बारे में बताना चाहूँ। देखिए प्यारे साथियों, एक शब्द जो है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ आदिवासियों के बारे में, कि प्यारे साथियों आदिवासी जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनके बारे में एक विशेष बात आपको बताना चाहूँ, एक विशिष्ट बात आपको यहाँ पर बताना चाहूँ कि यह जो आदिवासी है प्यारे साथियों, इन आदिवासियों के बारे में 4 बातें आप ध्यान रखना। क्या क्या बात ध्यान रखेंगे? सर आदिवासियों का क्या? आदिवासियों का एक तो पूछा जाता है सर आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? एक पूछा जाता है आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? और एक पूछा जाता है प्यारे साथियों आदिवासियों का जो है वो आपके कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? और एक पूछा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ये पूछा जाता है आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? बताओ क्या मसीहा जो है वो किसे कहा जाता है? 4 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। इन चारों क्वेश्चनों की एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को। और बांस जो है प्यारे साथियों, ये ध्यान रखना, विश्व की सबसे लंबी घास है। विश्व की बताओ क्या है? विश्व की सबसे लंबी घास जो है वो आपके मानी जाती है। आपसे कोई क्वेश्चन करें कि बांस क्या लकड़ी है क्या, तो आप कहेंगे बांस लकड़ी की श्रेणी में नहीं आता है। तो बांस किसकी श्रेणी में आता है सर? बांस घास की श्रेणी में आता है।
और विश्व की सबसे लंबी घास किसे कहा जाता है? सर बांस को आपके कहा जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है सर, बांस जो हरा सोना जिसके अपन बात कर रहे हैं, ये बांस आपको ध्यान रखना सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में। सर राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आपसे पूछा जाए इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो बेम्बुला, है ना। बिल्कुल प्यारे साथियों, बेम्बुला, ये आप ध्यान रखना, बेम्बुला, बेम्बुला और वेलमेरियल, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा बात करते हैं प्यारे साथियों, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ प्यारे साथियों कहा जाता है बेणेश्वर, बेणेश्वर मेले को। सर बेणेश्वर मेला जो बढ़ता है ये कब बढ़ता है? ये बढ़ता है प्यारे साथियों माघ पूर्णिमा को। और ये जो बेणेश्वर मेला है सर, बेणेश्वर धाम जो है वो है कहाँ पर? सर ये नवाटापुरा गांव में है। और ये नवाटापुरा गांव आपसे पूछा जाए प्यारे साथियों कहाँ पर है, तो ये जिला डूंगरपुर में है। बताओ कहाँ पर है प्यारे साथियों? जिला डूंगरपुर में है। और प्यारे साथियों, इस मेले को आपके आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। अच्छा, इस बेणेश्वर धाम की स्थापना आपसे पूछा जाए कि स्थापना किसने की, तो मेरे प्यारे साथियों नाम आता है संत माऊजी का। बताओ किसका नाम आता है? सर संत माऊजी का। ऐसे ही आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए, ये जो बेणेश्वर धाम है यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य किसने करवाया, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर मंदिर निर्माण का कार्य करवाया था महारावल आस्करण। बताओ किसने करवाया? सर महारावल आस्करण जो है उन्होंने यहाँ पर आपकी किसका कार्य करवाया? सर मंदिर निर्माण का कार्य करवाया। अब प्यारे साथियों यहाँ पर आपके सामने एक आध चीजें और हम बात करें, जैसे आदिवासियों का मसीहा। सर आदिवासियों का मसीहा जो है वो मोतीलाल तेजावत। बताओ किसे कहा जाता है? सर मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। इसे बाऊजी के रूप में भी जाना जाता है, बाऊजी। और प्यारे साथियों ध्यान रखना, ये ओसवाल, ओसवाल जाति में आपके, मैं यूं कहूं कि इनका जन्म जो है वो आपके ओसवाल जाति में हुआ था। और एक विशेष बात ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, मोतीलाल तेजावत के बारे में क्या ध्यान रखोगे कि ये आपके जाडोल ठिकाने में कामदार थे। बताओ ये कहां पर थे? जाडोल ठिकाना। अंग्रेजों के काल में प्यारे साथियों हम बात करें तो जाडोल ठिकाने में कामदार के पद पर आपके क्या किया करते थे? ये कार्य किया करते थे। और मोतीलाल तेजावत का जो 21 सूत्री मांग पत्र है, क्या बताओ? 21 सूत्री मांग पत्र की हम बात करें प्यारे साथियों, तो इस 21 सूत्री मांग पत्र को बताओ क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? सर मेवाड़ की पुकार आपकी कहा जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा सर मोतीलाल तेजावत जो है, ये मोतीलाल तेजावत आपके एक आंदोलन से संबंध रखते हैं। और वो आंदोलन बताओ कौन सा है? तो आप कहेंगे सर एक की आंदोलन। बताओ कौन सा आंदोलन? एक की आंदोलन। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3-4 चीजें आपकी क्लियर हुई। अब है प्यारे साथियों यहाँ पर आपके आदिवासियों का सर कल्प वृक्ष। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? सर महुआ के वृक्ष को कहा जाता है। बताओ किसको कहा जाता है? महुआ। और महुआ वृक्ष से आपको एक बात ध्यान रखनी है, महुआ वृक्ष से प्यारे साथियों एक देसी शराब बनाई जाती है, देसी शराब। और इस देसी शराब को बताओ क्या कहा जाता है? माउडी। बताओ क्या कहा जाता है? माउडी कहा जाता है। और ये आदिवासियों में आपकी खूब प्रचलित है। तो ये आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो आपको ध्यान रखना सब, आदिवासियों का हरा सोना बांस, आदिवासियों को कुंभेश्वर धाम, आदिवासियों का मसीह मोतीलाल तेजावत और कल्प वृक्ष महुआ। यहां से हमारे सामने क्वेश्चन क्या था? सर किस पेड़ को जंगल की आग या ज्वाला कहा जाता है? यहां पर महुआ की बात आई थी इसलिए मैंने बता दिया। बाकी जंगल की आग जो है वो किसे कहा जाता है? सर पलास को आपके कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी फसल जो है प्यारे साथियों रबी की फसल है नहीं है। बिल्कुल, एक बार सबके सब साथी सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन के घंटे को जरूर प्रेस करना, और सेशन को सबके सब साथी साथ के साथ क्या कर दीजिए? शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई। प्यारे मित्रों, अगले एक क्वेश्चन की ओर बात करें, राजस्थान में निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? सर गेहूं रबी की है, चना भी रबी की फसल है, बाजरा, बाजरा यहां पर आपको अलग दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है। बाजरा सर कौन सी फसल है? सर ये तो खरीफ की फसल है। बताओ कौन सी फसल है? सर ये तो खरीफ की फसल है, अर्थात बाकी सभी रबी की फसल है, बाजरा यहाँ पर खरीफ की फसल है। तो ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। अगला, आईसीआर द्वारा राजस्थान कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया? वो आपने सुना होगा ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। फिर इसमें आपने सुना होगा फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी और सेकंड ए। इसके अलावा सेकंड बी, तो सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड बी हो जाएगा। और थर्ड में भी आपके क्या हो जाता है? थर्ड ए हो जाता है, थर्ड बी हो जाता है। और फिर इसी प्रकार से फोर्थ, इस फोर्थ में भी आपके फोर्थ ए, फोर्थ ए और फोर्थ बी और फिर 5। कुल मिलाकर के अगर 1 2 3 4 5 सीधा देखें तो 5, वैसे देखा जाए
तो आपके मैं बताऊं कुल यहाँ पर एक 5A और आ जाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए इसके अकॉर्डिंग तब तो कुल देखा जाए कुल कितने में, तब तो 10, लेकिन सर हमारे सामने 10 ऑप्शन है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि मोटा मोटी जो विभाजन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 कुल मिला के कितने भागों में सर कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 5 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंध रखती है? एक और बेहतरीन सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सर नीली क्रांति जो है वो नीली क्रांति किससे संबंध रखती है? नीली क्रांति किससे संबंध रखती है? बताइए प्यारे साथियों, नीली क्रांति किससे संबंध रखती है? जल्दी से बताइए, देखिए कौन कौन बताएगा नीली क्रांति। जैसे मैं आपको कई सारी क्रांतियां बताता हूं प्यारे साथियों। जैसे एक क्रांति आती है हरित क्रांति, बताओ कौन सी क्रांति? सर हरित क्रांति। और ये जो हरित क्रांति है प्यारे साथियों, ये किससे संबंधित है? सर ये खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन की बात करते हैं। इसी प्रकार आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे श्वेत क्रांति आपसे पूछा जाए कि सर श्वेत क्रांति किसको लेकर हुई, तो ये दुग्ध उत्पादन को लेकर हुई। किसके उत्पादन? वर्गीज कुरियन का आपने नाम सुना होगा, दुग्ध उत्पादन। ऐसे ही प्यारे साथियों आपसे नीली क्रांति यहाँ पर पूछ रखा है, ये आप बताएंगे। एक आती है पीली क्रांति। अच्छा, यह जो पीली क्रांति है प्यारे साथियों, ये किसको लेकर हुई? तो ये ध्यान रखना प्यारे साथियों, सरसों उत्पादन। बताओ किसको लेकर? सरसों उत्पादन हेतु। इसी प्रकार से प्यारे साथियों आपके सामने आती है एक गोल क्रांति। बताओ कौन सी क्रांति आती है? तो गोल क्रांति का नाम आता है, और ये आलू को लेकर के, आलू उत्पादन को लेकर के। और इसी प्रकार प्यारे साथियों एक आती है रजत क्रांति, और ये रजत क्रांति जो है ये आपके अंडों के उत्पादन को लेकर के, अंडे उत्पादन हेतु, ये ध्यान रखना, अंडे उत्पादन हेतु। इसी प्रकार से प्यारे साथियों एक और आती है लाल क्रांति, और ये लाल क्रांति जो है प्यारे साथियों ये किसको लेकर हुई? ये हुई प्यारे साथियों मांस उत्पादन को लेकर। बताओ किसको लेकर? मांस उत्पादन हेतु। इसी प्रकार एक होती है धूसर क्रांति, और ये जो धूसर क्रांति है मेरे प्यारे साथियों ये सीमेंट उत्पादन को लेकर के। बताओ किसको लेकर? सीमेंट उत्पादन को लेकर के होती है। और यहाँ पर आपके सामने जो है मेरे प्यारे साथियों पूछा है नीली क्रांति, सरसों, बागवानी, मत्स्य उत्पादन या मुर्गी अंडा पालन। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? ये मत्स्य उत्पादन से संबंध रखती है। एक बार सबके सब साथी सेशन को शेयर कर लीजिए, और साथ के साथ प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस पूरी पैनल की पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो प्यारे साथियों आप तैयारी कर लो, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन। सर निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुर्रा भैंस है, सुनारी भेड़ है, गौमट गाय है, नाचना ऊंट है। देखिए प्यारे साथियों नाचना ऊंट जैसलमेर का खूब प्रसिद्ध है, तो ये तो सही बात है। नाचना ऊंट की किस्म है, सुनारी भेड़ की है, मुर्रा भैंस की है। लेकिन यहाँ पर गोमट, ये गोमट जो है प्यारे साथियों ये आपके मैं यूं कहूं कि एक प्रकार से ऊंट की नस्ल है। बताओ किसकी नस्ल है? ऊंट की नस्ल है, ना कि गाय की। अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही। तांबे के रंग का शरीर भैंस की किस नस्ल की विशेषता है? यानी भैंस का रंग कैसा है? तांबे के जैसा। प्यारे साथियों कई प्रकार की रंगों में भैंसें हो सकती है। जैसे मैं यूं कहूं कि आपकी जलेबी सींग की नस्ल, जलेबी सींग वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? जलेबी सींग वाली भैंस की नस्ल, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपसे अगर पूछा जाए तो आपको बताना है वो है मुर्रा। बताओ कौन सा? मुर्रा या फिर खुंडी। ये भैंस की नस्ल होती है, मुर्रा या खुंडी। तो मुर्रा या खुंडी जो नस्ल की भैंस होती है उसकी सींग जलेबी के जैसे होते हैं। ऐसे एक हांसिया आकार के सींग वाली आपसे पूछी जाती है, भदावरी नाम आता है। तो ये भदावरी प्यारे साथियों हांसिया आकार के सींग होते हैं, और तांबे के रंग का शरीर भैंस की नस्ल जो है आपकी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तांबा सिंगाड़ा, ये अब्रक है, अब्र नहीं है, अब्रक है। सीसा एवं जस्ता राजपुर दरीबा, टंगस्टन डेगाना। तो प्यारे साथियों बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये अब्रक जो है प्यारे साथियों सीधी सी बात है, अब्रक नगरी किसे कहा जाता है? सर अब्रक नगरी जो है वो तो आपके भीलवाड़ा को कहा जाता है। बताओ किसे कहा जाता है? सर भीलवाड़ा को आपके कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और सर ये झामसर जो है, झामसर ये किस लिए प्रसिद्ध है? फिर जामसर जो है प्यारे साथियों ये जिप्सम के लिए। बताओ किसके लिए? जिप्सम। जामसर जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सीसा जस्ता राजपुर दरीबा सही है, टंगस्टन डेगाना सही है, तांबा के लिए आपकी खेतड़ी सिंगाड़ा सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही होगा। अगला सर राजस्थान के किस जिले में लीलवाणी खान स्थित है? लीलवाणी जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। अच्छा लीलवाणी खान जो है
ये लीलवानी प्यारे साथियों किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? लीलवानी जो खान है प्यारे साथियों, ये किसके उत्पादन हेतु आपके प्रसिद्ध मानी जाती है? जो है प्यारे साथियों किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो मैगजीन, बताओ किसके लिए प्यारे साथियों? मैग्नीज, मैगजीन नहीं भाई, मैग्नीज। मैगजीन तो दुर्ग है आपका, मैगजीन दुर्ग कहां पर पड़ता है? तारागढ़ में। तो मैग्नीज के उत्पादन के लिए आपकी जानी जाती है। बताओ लीलवानी खान कहां पर? सर ये आपके बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट सर, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम जो है, ये मरु विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? अरे हाँ, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम जो है प्यारे साथियों ये कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 1971-72, 66-67, आपके 77-78 या फिर 81-82? बताइए, देखिए कौन कौन आप में से बताने वाला है। सब के सब साथी साथ के साथ उत्तर बताते रहें। हाँ भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें मेरे प्यारे मित्रों, और साथ ही साथ सेशन को लाइक वाला बटन जो है दबा करके लाइक जरूर कर लिया करें। प्यारे साथियों, मरु विकास कार्यक्रम की जब भी बात आई, मरुस्थल के विकास के कार्यक्रम की बातें कर रहे हैं। 1977-78 का वर्ष ये आपको ध्यान रखना है। अगला है प्यारे साथियों, निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है? निम्न में से कौन से जिले में सामान्यतः जो मेवाड़ी है वो आपके नहीं बोली जाती? निम्न में से किस जिले में मेवाड़ी सामान्यतः नहीं बोली जाती है? उदयपुर, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़? प्यारे मित्रों, मेवाड़ी बोली की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये जो मेवाड़ी बोली है, मेवाड़ी यानी मेवाड़ के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और मेवाड़ यानी कि प्यारे साथियों आपके उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है। अच्छा, भीलवाड़ा भी प्यारे साथियों कहीं ना कहीं मेवाड़ का ही एक पार्ट आपकी माना जाता है। तो यहां पर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, यहां पर हम बात करें पाली, ये जो पाली है यहां पर नहीं बोली जाती साहब। अच्छा, पाली में सर कौन सी भाषा? सर पाली में तो वैसे पाली भाषा ही आपकी बोली जाती है। बताओ कौन सी भाषा? पाली। अच्छा, पाली वाली भाषा को वैसे क्या कहा जाता है सर? इसे मागधी कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? इसे मागधी कहा जाता है। मागधी का अगला, राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। प्यारे साथियों, गलत युग्म को पहचानना है। क्यों क्यों बताओ। टोंक में ढूंढाड़ी, बिल्कुल प्यारे साथियों। ढूंढाड़ी कहां पर बोली जाती है? सर ढूंढाड़ के आसपास। ढूंढाड़ कौन सा सर? जयपुर के आसपास वाला जो क्षेत्र है मेरे प्यारे साथियों, चाहे वो जयपुर कह दो, दौसा कह दो, टोंक कह दो, जयपुर ग्रामीण कह दो, इन सभी क्षेत्रों की अगर हम बातें करें तो ये आपके कौन सा क्षेत्र है? ढूंढाड़ क्षेत्र है। यहाँ पर ढूंढाड़ बोली जाती है। अच्छा, वागड़ी, सर वागड़ी जो है वागड़ में बोली जाती है। अच्छा, वागड़ कौन सा प्रदेश सर? वागड़ यानी कि मेरे प्यारे साथियों कौन सा? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। बताओ कौन सा? डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। अच्छा, 12 में हड़ौती, हड़ौती मतलब सर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अच्छा, मेवात, मेवात यानी प्यारे साथियों आपके अलवर, अलवर, भरतपुर, भरतपुर, करौली और सर ABCD। बताओ कौन कौन सा? हाँ, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। धौलपुर, ये आसपास वाला जो क्षेत्र है प्यारे साथियों, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेवात। तो यहां पर फिर से प्यारे साथियों पाली, पाली में अभी भी मैंने बताया। बताओ कौन सी भाषा? मागधी भाषा। मागधी या जो प्राकृत भाषा का अभ्रंश रूप हम बात करें, उस पाली की हम बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका सही और सटीक। प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पर आपके 14 अप्रैल को ये एक नया बैच शुरू किया जा रहा है, भीम बैच 2.0। CET 10+2 और स्नातक स्तर के लिए एक ही फीस में 2 पेपर की तैयारी, मात्र 1100 रुपये में। कोई आपसे हजारों की लूट मैं यूं कहूं ऐसा कुछ नहीं, मात्र 1100 रुपये। और सीटें मात्र कितनी? 500। 500 सीटें हैं, 1100 रुपये हैं। वैधता 1 साल के लिए रहने वाली है। प्यारे मित्रों, ज्यादा जानकारी के लिए यहां पर आपके सामने नंबर दे रखे हैं। हो सकता है ये नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं मेरे प्यारे साथियों। नंबर 7373
39953819। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर तैयारी कर लो, एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड करें और इसका पूरा पूरा फायदा उठा लीजिए। आइए, भगवान सूर्य की मूर्ति जूते पहने हुए राजस्थान के किस मंदिर में दिखाई देती है? दो जगह, दो बातें करते हैं यहां पर। भगवान सूर्य की जब हम बातें करें, प्यारे साथियों, भगवान सूर्य की हम बातें करें तो आप सभी को पता है, वैसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है, सर सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जो है वो हम ओसिया वाले मंदिर को कहते हैं। ओसिया मतलब सर जोधपुर, जी हाँ जोधपुर। और सर आजकल तो जोधपुर ग्रामीण, ये सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। इसे ब्लैक पेगोडा कहा जाता है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन सर यहाँ तो सावित्री मंदिर है, गायत्री मंदिर है, वरा मंदिर है, ब्रह्मा जी मंदिर है, ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर है सर? ये सारे के सारे मंदिर पुष्कर अजमेर में है। बताओ कहाँ पर है सर? ये सभी मंदिर तो पुष्कर अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों? पुष्कर अजमेर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर, हम याद रख लेंगे। ब्रह्मा जी वाला मंदिर, जिसे हम विश्व का एकमात्र मंदिर, हालांकि आसोतरा छींच में और भी मंदिर, लेकिन विश्व का एकमात्र इसलिए क्योंकि विधि विधान से ब्रह्मा जी की पूजा अगर कहीं होती है तो सर वो कहां पर होती है? वो यहीं ब्रह्मा जी वाले में होती है। अच्छा, इसी ब्रह्मा जी मंदिर में जब मैं यूं कहूं परिक्रमा जो पथ है, इस ब्रह्मा जी मंदिर के परिक्रमा पथ में, परिक्रमा पथ की बात करें तो इस परिक्रमा पथ में प्यारे साथियों एक भगवान सूर्य की प्रतिमा लगी हुई है, जो कि आपके घुटनों तक जूते पहने हुए। लेकिन आइए मैं आपको और बताता हूं प्यारे साथियों, मैं आपको बताना चाहूं कौन सा? झालरापाटन सूर्य मंदिर। झालरापाटन सूर्य मंदिर, ये जो झालरापाटन सूर्य मंदिर है प्यारे साथियों, झालरापाटन जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, कहां पर है? झालावाड़ में है। इस मंदिर को सर चार भुजानाथ भी कहते हैं। बताओ क्या? चार भुजानाथ। इसे पद्मनाथ भी कहते हैं, पद्मनाथ मंदिर भी कहते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, इसी मंदिर को हम एक नाम से और भी जानते हैं। बताओ किस नाम से जानते हैं? आप सबके सब साथी कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। और इस मंदिर के गर्भगृह में, गर्भगृह में विष्णु व सूर्य, विष्णु व सूर्य की प्रतिमा है। और यहां पर भी प्यारे साथियों जो भगवान सूर्य है वो घुटनों तक जूते पहने में आपकी प्रतिमा लगी हुई है। भगवान सूर्य की घुटनों तक जूते पहने हुए प्रतिमा लगी हुई है। अर्थात सर ऑप्शन डी यहां पर एकदम सही और सटीक माना जाएगा। ओके ओके, कोई इश्यू नहीं। हाँ भाई, मानगढ़ धाम का मेला कब भरता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा प्यारे साथियों, मानगढ़ धाम, मैं आज गजानंद जी से चर्चा कर रहा था इसके बारे में। मानगढ़ धाम जो है 1913 ईस्वी में प्यारे साथियों मानगढ़ धाम, मानगढ़ पहाड़ी पड़ती है प्यारे साथियों। ये मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में, यहां पर प्यारे साथियों मानगढ़ धाम जो आपकी पहाड़ी जो है बांसवाड़ा में, यहां पर आपकी 1913 में क्या हुआ? एक हत्याकांड हुआ। हुआ क्या था? मैं यूं कहूं कि गोविंद गिरी की हम बात करें तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में प्यारे साथियों एक आंदोलन चलाया जा रहा था, जो कि भीलों की समस्याओं को लेकर, आदिवासियों की समस्याओं को लेकर प्यारे साथियों आंदोलन चल रहा था। और गोविंद गिरी जी, जब मैं यूं कहूं कि इस पहाड़ी के ऊपर हजारों भीलों के साथ इकट्ठे हो रखे थे, उसी समय एमबीसी और इसके अलावा मैं कहूं पालनपुर गुजरात की कुछ सेना और राजपुताना की अन्य कई सैन्य टुकड़ियों के साथ यहां पर हैमिल्टन नामक एक अंग्रेज अधिकारी गोलियां चलाने का आदेश देता है। और प्यारे साथियों लगभग 1500 भील मारे गए इसमें। मैं यूं कहूं लगभग 1500 लोग जो है प्यारे साथियों, 1500 लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हो गई। सर 1913 की घटना है, तब तक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ही नहीं था, नहीं हुआ। इसे भारत का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। सर एक और हुआ था हमारे यहां पर, नीमू चाणा हत्याकांड, उसे दोहरी डायर शायरी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये गोविंद गिरी, यहां पर प्यारे साथियों मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आपके क्या बढ़ता है, इन शहीदों की स्मृति में यहां पर भव्य मेले का आयोजन होता है।
सर विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा लाए गए कपड़े व आभूषण क्या कहलाते हैं? मायरा। वीरो बात भरने आवे लो है। मायरा तो साहब कौन लेकर आता है सर? मायरा लेकर आते हैं ननियाल पक्ष वाले, यानी कि आपके मामा जी आपकी शादी में क्या लेकर आएंगे? मायरा। तो सर ये तो वधु पक्ष वाला मामला बैठा नहीं। बरी बेस कांकन डोरडा, बेस जानोगे? जब भी थारे घर थारी बुआ आवे थारी बहन आवे तो साहब माइत किया करे घर का, हेलो भाई आइए भाई बेस कराओ बेस। तो भाई थी के ले रहना पड़े थाने? बेस ले रहना पड़े। बढ़िया 4 मीटर को कपड़ो, ऊपर एकदम बढ़िया सूती चूनड़ी, और बेस सजान खातर एक आध टिक्या वाला पत्तो काजला डबड़ी यहाँ ले लिया पर रखकर सब भाई ने कहीं कराना पड़े? बेस कराना पड़े। तो बेस तो थे जानो ही हो, और बेस वो को नहीं थे कटी बेबी को बेस पसंद है ना, वो बेबी को बेस वालों को नहीं थे, ध्यान रखो। अगला है प्यार साथियों कांकन डोरडा। अच्छा कांकन डोरडा एक बहुत खतरनाक चीज है। जब विवाह होता है ना तो साहब वधु और वर दोनों को ही आपके क्या बांधे जाते हैं? कांकन डोरडा, हाथों में पैरों में। अच्छा ये जब शादी कंप्लीट हो जाती है, फेरे होकर के लड़की जब लड़के वालों के यहाँ आ जाती है तो जुआ जुई की रस्म होती है, उसके बाद ये कांकन डोरडे खोले जाते हैं साहब। इसमें भी खतरनाक मामला है। लड़का एक हाथ से कांकन डोरडा खोलेगा, लड़की दोनों हाथों से खोल सकती है। तो लड़कियां बेटी थोड़ी चालू होती है, बोले एक हाथ से खोलने नहीं देंगे हम, कम से कम इसमें तो जीते ही जीते। तो उस कांकन डोरडा बढ़िया गांठे लगा कराती है ना, 20 एक गांठ लग रही है, उसे गुड़गांठ बोलते हैं राजस्थानी में, उस गुड़गांठे लगा कराती है साहब, खोल नहीं सके। बाकी तो पता नहीं जुआ जुई तो लड़का जीतने देगा कि नहीं जीतने देगा, है बिंटी हाथ लगेगी कि नहीं लगेगी। लेकिन देखो वो लड़का चाहे जीते बिंटी भले ही, लेकिन वो होती तो किसकी है? लड़की की है, वो तो केवल नाम मात्र की जीत होती है। तो ये कांकन डोरडा बहुत खतरनाक चीज है भाई, आप भी ध्यान रखना। पहले ही सोना बाबू को समझा देना वीडियो कॉल करके कि बाबू अपने ऐसे गांठे लगा के नहीं आनी है, आराम से है ना, थोड़ी थोड़ी गांठे लगा करना जिससे मैं आराम से खोल सकूं। इसके अलावा प्यारे साथी यहाँ पर है बरी। तो बरी पड़ला, बरी पड़ला जिसको हम कहते हैं साहब, लड़की इंतजार करती है कद मारो बनडो यहाँ, हाँ घोड़ी पर चढ़ आवेलो और सागे काकार बाबार बडार से आसी थालियार में सामान सजार ले आसी। बरी पड़ला में आपके लड़की के लिए आभूषण जेवरात मिठाइयाँ फल फ्रूट, अपने वाले डोकरे बड़े चालू होते हैं साहब। सोना साना तो कम ही थालियों में होता है, एक दो थालियों में होता है। अपने वाले क्या करते हैं, केले ले आते हैं खूब सारे, सस्ते आते हैं। सेव ले आते हैं, चलो थोड़े बहुत ठीक है महंगे हैं, फिर भी सेव कम लेकर आते हैं कि उनको लगता है 100-150 रुपए किलो है। केले ज्यादा लेकर आते हैं। इसके अलावा एक पान में थी शेर यूं भर भरा कर कई 11 थाली कर लेते हैं, कई 21 थाली कर लेते हैं, सामान खूब लेकर जाते हैं। उस एक थाली में क्या होती है, लड़की के लिए साहब विवाह की पोशाक होती है कि साहब लड़की क्या पहनेगी, बरी पहनेगी। तो बरी थे ये सोचो गुरुजी आ बरी नाम, वो नाम ही अड़को है, नाम ही 2 अंका को है, लेकिन आवे बहुत महंगी है भाई जी, 11,000 21,000 51,000 ऊपर थे लेना चाहो बीती। तो अब देख लो थे तान लोग कितनी महंगी पहनाना चाहो, बरी पड़ला ऑप्शन बी। नेक्स्ट सर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन किस शैली के लिए आपकी जानी जाती है? पंचतंत्र की बात की जा रही है। वैसे प्यारे साथियों पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक पुस्तक रही है, भारतीय इतिहास में हम खूब पढ़ते हैं। विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है, कौन सी? पंचतंत्र। यहां से आपसे पूछा जाए तो आप बताओ। क्या हुआ? हाँ भाई बताइए किसका है प्यारे साथियों? मारवाड़। अच्छा मारवाड़ का एक और बहुत बढ़िया चित्र प्रसिद्ध है, ढोला मारू। हाँ ढोला मारू प्यारे साथियों, राजस्थान में ढोला मारू नाम की एक दारू भी आती है, 30-40 रुपया पाउटी आवे। और आपने राजस्थान में क्या हुई है, हाँ पहले बढ़िया ढोला पियो फिर मारू गाओ। हाँ 40 रुपया ढोलो पीसीन फिर मारू ही गासी पूरी रात। लोग आया तो कुट्टे बन घराडान दारू बेडान और ईसा निसलडा वे घरड़ा हुए जका पीपी ढोलिया राजा, और फिर साहब होया करे जना मारू गानी है। अच्छा बूंदी चित्र शैली प्यारे साथियों पशु पक्षियों की चित्र शैली है, बताओ किसकी है? पशु पक्षियों की चित्र शैली है। पशु पक्षियों की चित्र शैली जो है वो आपकी कौन सी है? बूंदी चित्र शैली है। अच्छा राग रागिनी वगैरह कुछ चित्र जो है मेवाड़ चित्र शैली की हम बात कर लेते हैं। मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल जो है प्यारे साथियों, वो स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? सर ये जगत सिंह सेकंड के काल को कहा जाता है, बताओ किसके काल को? जगत सिंह सेकंड का जो काल होता है प्यारे साथियों, इसे आपके क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल आपके कहा जाता है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक आती है प्यारे साथियों कोटा चित्रशैली, और कोटा चित्रशैली में प्यारे साथियों आपके रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है। रानियों को क्या दिखाया गया है? रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है, शिकार करते हुए दिखाया गया है। यहां पर तो प्यारे साथी कोटा में तो एक अंग्रेज जो है हाथ में पियानो लेकर बैठा है और पियानो बजा रहा है, धीरे धीरे मंद मंद एकदम बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी आवाज निकाल रहा है, सुरीली सी। और उस अंग्रेज की प्रेमिका उसके पास में बैठी है, वो इल्लू इल्लू के बढ़िया सॉन्ग सुन रही थी। तो ऐसा एक चित्र भी खूब प्रसिद्ध रहा है। हाँ लो, तो वो ध्यान रखना भाई, पियानो बजाते हैं वो कोटा चित्रशैली का ही है। इसके अलावा नाथ द्वारा में पिछवाई आपको पता होगा, ये खूब सारे चित्र आपने सुने ही होंगे, ध्यान रखना। अगला है प्यारे साथियों कान के ऊपरी हिस्से में छेद करके पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लटकन, बाली, पीपल पत्र, टॉप्स। देखिए प्यारे साथियों कान के आभूषण समझाता हूं आपको। कान के सारे आभूषण एक ही ट्रिक में याद करवा दूंगा। आप क्या करें, आराम से गेट बंद कर दीजिए। कान के सारे आभूषण जो है एक ही ट्रिक में याद करना। आप यूं समझना कि एक कोई आदमी था और उस आदमी ने, आप यूं समझिए कि ये आपके एक व्यक्ति है, एक लड़का है, और इस लड़के का नाम है, कोई भी नाम मान लेते हैं, जैसे इसका नाम है खुमा। बताओ क्या नाम है? खुमा। और इस खुमे की एक प्रेमिका है जिसका नाम है जमकू। बताओ क्या नाम है? जमकू। इस खुमे ने जमकू को क्या दिलाया? एक दिन झुमका दिलाया। सर जमकू को क्या दिलाया? झुमका। ये जमकू एक दिन झुमके पहन करके बरेली के बाजार में घूमने गई साहब। क्या पहना साहब? झुमका पहना, और झुमका पहन के कहां गई? बरेली के बाजार में। तो आपने को बरेली नहीं बारी याद रखना है, बरेली के बाजार में गई, और बरेली के बाजार में ये झुमका खो गया साहब। अब यार इस जमकू को लगा यार आज तो खुमा पूछेगा कहां गया मेरा दिलाया हुआ झुमका। तो साहब इस जमकू ने सोचा आज तो जेला झोला झमेला हो जाएगा। अगर खुमे ने पूछ लिया मेरा दिलाया हुआ झुमका कहां गया, तो क्या हो जाएगा? जेला हो जाएगा, झोला हो जाएगा, झमेला हो जाएगा। लेकिन फिर जमकू ने मन में विचार करा, रे खुमा तो भोड़ा ही है, क्योंकि लुगाइयों के, राजस्थान की लुगाइयों के मन में एक विचार पक्का होता है साहब, मालडा तो भोड़ा है, अंत हर कोई गोली दे दे, अंत हर कोई यही मंत्र ले। सब लुगाइयों को ये लगता है कि साहब माड़ा तो घराड़ा जकाए बे भोड़ा है। लेकिन लुगाइया की खाली एक मनोदशा ही बनी अलग है। लेकिन फिर भी बे मन में कम कम इतो तो सोच ही ले। अच्छा जमकू को लगा यार जेला जोला जमेला हो जाएगा। फिर इसने सोचा यार मैं खुमे को क्या ही पता चलने दूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं लाऊंगी करण फूल, करण फूल लाऊंगी, मैं लाऊंगी 20 फूल। क्या लेकर आऊंगी? 20 फूल लाऊंगी। मैं फूल झुमका लेकर आऊंगी। बताओ क्या लेकर आऊंगी? फूल झुमका लेकर आऊंगी। और मैं फूल झुमका के साथ में एक केवल फूल याद रखना, जो कि बड़े ही, बताओ क्या लगेंगे? टॉप के लगेंगे, अर्थात टॉप्स, बड़े ही टॉप के लगेंगे। क्या लेकर आऊंगी? करण फूल लाऊंगी, 20 फूल लाऊंगी, फूल झुमका लाऊंगी, फूल लाऊंगी जो बड़े ही टॉप के लगेंगे। और खुमा घुम रहा हो जाएगा, खुमा को पता नहीं चलेगा। लेकिन अचानक तभी खुमे का जमकू के पास वीडियो कॉल आता है, और खुमा पूछता है और जमकू क्या हालचाल है? जमकू कहती है अरे सोना बाबू आपका कॉल आ गया, अब तो एकदम मस्ती मस्त मौज है तो। लेकिन तभी खुमे की अचानक नजर जाती है उसके कानों की ओर। अरे जमकू मेरे दिलाए झुमके कहां गए? साहब पूछते ही मानो भूचाल आ गया हो। बताओ क्या आ गया? भूचाल आ गया हो, भूचारिया। जैसे ही खुमे ने जमकू से पूछा मेरे दिलाए झुमके कहां गए, तो मानो भूचाल आ गया हो। और लड़कियों के साथ जब कोई ज्यादा कहता है तो एक ही ऑप्शन लड़कियों के पास, तो साहब रोएर धोएर बस काम को समाप्त कर दे। क्योंकि लड़कियों की रोना तो जैसे ऐसे कोई बाहर ही रखा हुआ हो, है ना। जैसे ही पूछा भूचाल आ गया, और जोर से मान के चलो ये जमकू जो थी इसको आपकी खुमा छेलगड़ी कहा करता था। छेलगड़ी ने अचानक से सुर लिया। बताओ क्या लिया? सुर लिया। भाई रोने को सुर ही कहते हैं। जोर से सुर लिया, लेकिन जमकू का सुर बड़ा खराब था। जमकू ने कहा अरे बारे। क्या कहा? अरे बारे। अरे बारे से याद रखना एस हार, और बार रे से मतलब बारेट। क्या याद रखोगे? अरे बारे यानी एस हार और बारेट। और इतना खराब सुर था कि प्यारे साथियों पीपल पर मोर बैठे थे। बताओ क्या बैठे थे? पीपल पर मोर बैठे थे। पीपल बना और मोर कौन? मोर बैठे थे। और ये सारे के सारे मोर क्या हो गए? उड़ गए साहब। बताओ क्या हो गए? उड़ गए, अंगूठिया। यानी कि इस छेलकड़ी ने सुर लिया। कैसे लिया सर? अरे बार रे। और अरे बार रे का सुर सुनते ही आपके पीपल पर बैठे मोर क्या हो गए? उड़ गए साहब। तो ये सारे के सारे किसके आभूषण है सर? ये सब के सब आभूषण कहां के हैं? कान के आभूषण है।
इसके अलावा एक पुरुष आभूषण पहनते हैं मुर्कियां। ये मुर्कियां भी कहां का है प्यारे साथियों, ये मुर्कियां आभूषण जो है ये भी आपके किसके हैं, यानी आप यूं समझना कि जब पीपल पर बैठे मोर उड़ गए तो खुमा ने वापस जमकू को मनाते हुए कहा, बाबू कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास मुर्कियां हैं तो ये मुर्कियां पहन लेना। यार तू टेंशन क्यों ले रही है, झुमके ही तो है, खो गए होंगे, कोई बात नहीं, तू मेरी मुर्कियां पहन लेना। जमकू ने कहा, मुर्कियां इतनी सस्ती मैं नहीं पहनूंगी, मैं तो जब आप अपने गुर्दे बेच दो तो गुर्दे बेच करके फिर से क्या बनवाऊंगी, झुमके। यानी एक गुर्दा या गुर्दे आभूषण भी कहाँ का है, कान का है। ये सारे आभूषण आपको कहाँ के याद रखने हैं, कान के आभूषण। अब तो नहीं बोलोगे, लेकिन सर कान के ऊपरी हिस्से में तो ये कौन सा है, पीपल पत्र या फिर पीपल पन्ना आभूषण जो है वो कान के ऊपरी हिस्से में, यानी ये वाला भाग जो होता है यहाँ पर आपके छेद करवाएं और जो आभूषण पहना जाए वो वाला है। आइए, दादू पंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में। दादू पंत प्यारे साथियों हमारे राजस्थान मूल के तो नहीं थे, अहमदाबाद गुजरात में सन 1544 में साबरमती नदी में तैरते हुए प्राप्त हुए। लोदीराम ब्राह्मण और सावित्री देवी इनका लालन और पालन करती है, इनका क्या करती है, लालन पालन करती है। और प्यारे साथियों ये बाद में कालांतर में राजस्थान आए, और राजस्थान में जब आते हैं मेरे प्यारे साथियों तो राजस्थान में इनका दादू दयाल जी की बात करें तो दादू दयाल जी जो है राजस्थान में इनका पहला उपदेश, या मैं इनका सीधी बात करूं इनका पहला उपदेश जो है वो पहला उपदेश आपके कब, सन 1562 ईस्वी में दिया गया। कहां पर दिया गया सर, सांबर में। सांबर कहां है सर, जयपुर ग्रामीण में है। यहां पर इनका पहला उपदेश दादू दयाल जी का दिया जाता है। ये जो दादू दयाल जी है इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की, और ये जो दादू पंथ है प्यारे साथियों इसकी पीठ कहां पर है सर, इसकी पीठ है नरेना। बताओ कहां पर है, नरेना है। एक पॉइंट और खास बात ध्यान रखना, ये जो दादू दयाल जी जो है इन दादू दयाल जी ने कई सारे ग्रंथ लिखे सर। दादू दयाल जी के ग्रंथ सर कौन कौन से हैं, नंबर 1 दादू वाणी, दादू वाणी, दादू जीरा दोहा, दादू जीरा दोहा। इसके अलावा मैं यूं बात करूं प्यारे साथियों, मैं यूं बात करूं आपके हरडे वाणी, हरडे वाणी। एक का नाम है अंग वधु, एक का नाम है सर परिचय का अंग। बताओ क्या, परिचय का अंग। और ये सभी के सभी जो ग्रंथ है वो किसके हैं सर, दादू दयाल जी के। और ये सब के सब जो ग्रंथ है प्यारे साथियों ये कौन सी भाषा के हैं, ये सदुखड़ी भाषा के हैं। तो सर सदुखड़ी भाषा तो ऑप्शन में ही नहीं है, मुझे पता है। सर सदुखड़ी भाषा कौन सी होती है, सदुखड़ी भाषा होती है प्यारे साथियों ढूंढाड़ी प्लस हिंदी। जब ढूंढाड़ी और हिंदी दोनों मिल जाए तो कौन सी भाषा बनती है, सदुखड़ी भाषा बनती है। और इस सदुखड़ी भाषा में दादू जी के ग्रंथ, लेकिन सदुखड़ी ऑप्शन में नहीं है तो यहां पर आपकी कौन सा दिख रहा है सर, ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी और हिंदी मिलती है तो आपकी कौन सी बनती है, सदुखड़ी। तो दादू पंथ का अधिकांश साहित्य कौन सी भाषा में, सदुखड़ी भाषा में या ढूंढाड़ी भाषा में, अर्थात ए फॉर एप्पल आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। एक बार सबके सब साथी सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ सेशन को शेयर करना नहीं भूलना मेरे प्यारे साथियों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर नेडा की छतरियां कहां पर स्थित है। नेडा देखिए प्यारे साथियों राजस्थान में बहुत सारी छतरियां हम पढ़ते हैं, उनमें हमारी जो छतरियां नेडा, क्या सर जयपुर की छतरियां हैं सर, जयपुर राज परिवार की जो छतरियां हैं उसे कहते हैं गेटोर की छतरियां। बताओ क्या कहते हैं, गेटोर की छतरियां जो है प्यारे साथियों जयपुर राज परिवार की छतरियां मानी जाती हैं। क्या सर भरतपुर की है, ना सर, अलवर की, हाँ जी, नेडा की छतरियां कहां पर, अलवर। अच्छा ये जब जब अलवर का नाम आता है तो आपके जहन में एक नाम तो आना चाहिए कि सर अलवर में एक 80 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की, 80 खंभों की छतरी जो है वो आपके कहां पर है, अलवर में है। इस 80 खंभों वाली छतरी को प्यारे साथियों क्या कहा जाता है सर, इसे मूसी महारानी की छतरी भी कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है, मूसी महारानी की छतरी भी आपके कहा जाता है। सर इस 80 खंभों वाली छतरी या मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाने वाला प्यारे साथियों एक व्यक्ति था जिसका नाम था विनय सिंह। बताओ क्या नाम था, विनय सिंह। और विनय सिंह ने प्यारे साथियों बख्तावर सिंह और मूसी महारानी की स्मृति में इस 80 खंभों वाली छतरी का निर्माण करवाया था। तो आप ध्यान रखना नेडा की छतरी। अच्छा कुछ छतरियां और पूछ ली जाती है, जैसे कई बार पूछी जाती है प्यारे साथियों कुत्ते की छतरी। क्या
कुत्ते की छतरी, सर कुत्ते की भी छतरी बनी हुई है? जी हाँ। ये कहाँ सर? रणथंभौर में। बताओ कहाँ पर? रणथंभौर में है। रणथंभौर बोले तो सर सवाई माधोपुर में है। अच्छा, ऐसे ही आपसे कभी और पूछ लें कि सर राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी कौन सी है? राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी, तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, एकमात्र अधूरी छतरी जो है वो आपकी कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? तो सर वो आपके रणथंभौर में ही है। और इस छतरी का निर्माण किसने करवाया? रानी कर्मावती। प्यारे साथियों, रानी कर्मावती जो सांगा की विधवा पत्नी थी, वो आपकी क्या करवा रही थी? इस छतरी का निर्माण करवा रही थी। लेकिन तभी 1534-35 में चित्तौड़ पर गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है और उस समय कर्मावती जौहर कर लेती है। इस वजह से इस छतरी का निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया और आज भी ये छतरी किस नाम से जानी जाती है? अधूरी छतरी के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है सर अगला क्वेश्चन? कह रहा है सुमेलित करें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और धौलपुर, सामने दे रखे बावड़ियों के नाम। उदयपुर में है प्यारे साथियों, बताओ कौन सी बावड़ी? त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी ध्यान रखना कहां पर है? उदयपुर में है। चित्तौड़गढ़ में है सर गोसुंडा बावड़ी। अच्छा, चित्तौड़गढ़ में प्यारे साथियों एक दो बावड़ियों को और नाम बताता हूं। जैसे जब नाम आ ही गया चित्तौड़गढ़ का, तो चित्तौड़गढ़ में प्यारे साथियों एक नाम आता है खातन की बावड़ी। बताओ कौन सी? सर खातन की बावड़ी। खातन की बावड़ी। खातन किसे कहते हैं सर? खाती की लुगाई को खातन कहते हैं। तो खातन की बावड़ी यहां पर है। इसके अलावा एक है प्यारे साथियों यहां पर घी तेल की बावड़ी। बताओ कौन सी? घी तेल की बावड़ी। तो ये घी तेल की बावड़ी बताओ कहां? सर चित्तौड़गढ़ में है। गोसुंडा बावड़ी भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। ऐसे ही बूंदी प्यारे साथियों यहां पर भावल देवी की बावड़ी। अच्छा, जब नाम आया बूंदी का तो आप ध्यान रखना, बूंदी को सर बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर सर किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। और सर बात आती है धौलपुर की, तो धौलपुर को आपके शाही तालाब जो है वो कहां पर है? शाही तालाब तो प्यारे साथियों आपके धौलपुर में स्थित है भाई। तो यहां पर 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। फिर से प्यारे साथियों क्या कीजिए? सुमेलित कीजिए। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक तरफ रियासत संघ और दूसरी तरफ राजस्थान में विलय की थी। सर ये क्वेश्चन कहां से आया? ये क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों राजस्थान के एकीकरण से संबंधित है। सर राजस्थान का एकीकरण मतलब, मैं यूं कहूं प्यारे साथियों, राजस्थान का एकीकरण का मतलब है जब भारत आजाद हो जाता है, आप सभी को पता होगा 15 अगस्त सन 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है और अंग्रेज भारत छोड़ करके चले जाते हैं। संविधान सभा को ही अंतिम सरकार के रूप में आपके चुन करके जाते हैं। 1935 के एक्ट को लागू करके चले जाते हैं। उसके बाद हमें भारत संघ का निर्माण करना था, यानी जो अखंड भारत आप देख रहे हो इस भारत का निर्माण करना था। और उस दौरान राजपुताना में छोटे छोटे 19 देश हुआ करते थे। यानी जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। और सर 3 ठिकाने थे, उनका एकीकरण करना था। और ये एकीकरण प्यारे साथियों आपकी कुल मिलाकर के 7 चरणों में हुआ। और ये एकीकरण जो है प्यारे साथियों, हमारे यहाँ देश तो 47 में आजाद हो गया, लेकिन हमारे वाले तब भी राजा महाराजा बने बैठे थे। 1948 में जाकर के हमारे यहाँ प्रारंभ होता है साहब एकीकरण। हमारे वालों को राजी किया जाता है, भाई प्लीज आप मिल जाओ ना। राजस्थान राजपूतों का उपरांत था और प्यारे साथियों मिलना कोई नहीं चाहता था, मजबूरन इन सबको मिलाया जा रहा है। देखिए कहते हैं बेटा अपना तो अपना ही होता है साहब, हाँ, और पराया पराया ही होता है। चाहे अपने वालों के पास रियासतें छोटी सही, लेकिन साहब खुद की थी। भाई हम कहने को तो यूं भी कहते श्रीलंका इतना सा छोटा सा देश है, जब भारत का मैप लेकर आते हैं तो साथ में श्रीलंका का मैप फ्री आता है। हम जाकर के श्रीलंका वालों का भी ये भी कहते हैं साहब आपका मैप तो हमारे साथ फ्री आता है, तो प्लीज आप भारत के साथ मिल जाइए ना। तो श्रीलंका मिल जाएगा ना? ना सर, ऐसे कैसे मिल जाएगा? वैसे रियासतों वाले राजा जो है वो मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे करके इनको लालच वालच दे देवा करके मिलवाया गया, राजी किया गया। और कब कब कौन कौन सी रियासत मिलती है इनकी बात करते हैं। यहां पर एक नाम दिख रहा है जैसलमेर। देखिए आपने गाना सुना होगा, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी आऊं नदियों किनारे। अपने को नहीं जाना है, अपने को जब 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 याद रखना है। ठीक है सर, 4 बड़ी रियासतें, जे 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 बी, ठीक है क्या? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें जिस दिन राजस्थान संघ में शामिल होती हैं
उस दिन राजस्थान का एकीकरण पूरा मान लिया जाता है। क्योंकि जैसे जयपुर, जयपुर हो गया यानी पूरी ढूंढाड़ कवर हो गया, जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान कवर कर गया, जोधपुर पूरा मारवाड़ शामिल था, और बीकानेर यानी एक प्रकार राजस्थान का एक बड़ा पार्ट इसमें शामिल हो जाता है। और ये जिस दिन शामिल होता है उस दिन डेट थी 30 मार्च 1949, और आज भी 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस हम मनाते हैं। तो यहां से अगर 4 में 1 है तो 4 में 1 तो यहां 1 में दिख रहा है सर, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, उत्तर सीधा सीधा ही हो गया सर। बाकी मिला दो ना, मिला देते हैं लोग। 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर, ये चौथा चरण था सर। जैसलमेर वाला कौन सा चरण था? ये चौथा चरण था। उदयपुर कौन से चरण में शामिल हुआ सर? ये तीसरे चरण में शामिल हुआ, तीसरा चरण था। मत्स्य संघ सर पहला चरण था, ये पहला चरण था। और अजमेर मेरवाड़ा सबसे लास्ट में, यानी ये आपके 7वां चरण था। बताओ कौन सा चरण था? 7वां चरण था। और इस प्रकार देखा जाए 1 नवंबर 1956 को हमारी सभी रियासतें, हमारा एकीकरण जो है, जो प्यारे साथियों आपके, आप देख लीजिए 1948 में प्यारे साथियों स्टार्ट होता है, वो कब जाकर 1 नवंबर 1956 में जाकर पूरा होता है। मत्स्य संघ 18 मार्च, 18 मार्च को पहला चरण, 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 को अंतिम चरण। इस दौरान कुल 7 चरणों में हमारा एकीकरण पूरा हुआ, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा प्यारे मित्रों, मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? यानी मुगलों की कार्रवाई जिस प्रकार की गई राजपुताना में, उस कार्रवाई के आधार पर प्यारे साथियों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, या फिर मैं यूं कहूं प्यारे साथियों मारवाड़ का विस्मृत नायक, मारवाड़ का विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का पथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक। ये सारे के सारे नाम किसके साथ लिए जाते हैं सर? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन भी, जिस प्रकार हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, हम कहते हैं कि हूं बाँचो है इतिहासा में, मयड़ थे एड़ा पूते जण्या। वैसे ही प्यारे साथियों राव चंद्रसेन भी कोई कम नहीं है। राव चंद्रसेन जो महाराणा प्रताप के भी अग्रगामी हैं, महाराणा प्रताप से भी पहले, यानी महाराणा प्रताप भी जिनके पथ प्रदर्शक रहे, यानी राव चंद्रसेन। महाराणा प्रताप ने मुगलों का विरोध करना अगर किसी से सीखा तो राव चंद्रसेन से। राव चंद्रसेन भी कभी भी मुगलों के सामने झुके नहीं थे। 1570 के नागौर दरबार को बीच में छोड़ करके आ गए थे। उसके बाद अकबर ने एक के बाद एक राव चंद्रसेन पर अभियान भेजे, लेकिन झुके नहीं साहब कभी भी। जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा बचा हुआ था, जब तक शरीर में सांसें थी, तब तक प्यारे साथी मुगलों से लड़े। लेकिन विस्मृत नायक, कहते हैं इतिहास विजेताओं का लिखा जाता है, और महाराणा प्रताप विजेता थे, स्वतंत्र रियासत के राजा थे। चंद्रसेन को, चंद्रसेन के भाइयों ने ही आपके रियासत के राजा मानने से इनकार, और भाइयों ने रियासत छीन ली थी। प्रताप से जाकर के मिल गए थे, उधर अकबर से जाकर मिल गए थे। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भगत आंदोलन का नेतृत्व जो किसके द्वारा किया गया? प्यारे साथियों मैंने कहा था भगत आंदोलन जो है, देखिए भगत आंदोलन, सीधी सीधी बात करें प्यारे साथियों तो ये भगत आंदोलन साथियों किसके साथ जुड़ा हुआ है? भगत आंदोलन प्यारे साथियों आदिवासियों के साथ जुड़ा हुआ है। बताओ किसके साथ जुड़ा हुआ है? आदिवासियों के साथ। और आदिवासियों में विशेषकर किसके साथ सर? भील जनजाति से जुड़ा हुआ आंदोलन है। गोविंद गिरी जी प्यारे साथियों भीलों के, यह आदिवासियों के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था इस सेशन की शुरुआत में, मानगढ़ धाम हत्याकांड, पहाड़ी वाला बांसवाड़ा वाला 1913 का वो घटनाक्रम, जिसमें हैमिल्टन नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने गोलियां चलवा दी थी, जिसे भारत के इतिहास का पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके कहा जाता है। उसके बारे में अगर बात करें तो गुरु यहां पर गोविंद गिरी उस समय नेतृत्व करता। मोतीलाल तेजावत प्यारे साथियों, इनके बारे में मैंने कहा था, इन्हें मसीहा, आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है सर? आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा इन्हें कहा जाता है।
इन्हें बाऊजी के रूप में भी आपको जाना जाता है कि आदिवासियों की ये तो बाऊजी है साहब, मोतीलाल तेजावत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई? आवल बावल, सर बड़ा विवाद है। इस आवल बावल की संधि के बारे में कई बार कहते हैं 1452, कई जगह 1453 इसमें लिखा है, कोई लेना देना नहीं। या आवल और बावल की बात करें, आवल, सर आवल जो है वो एक आवड़े का पेड़ था, आवड़ा था, और बावड़ यानी बावड़ी का पेड़, बावड़ी, बावड़ियो जानो, राजस्थानी बावड़ियो क्या कर सकते, आवड़ और बावड़े को एक पेड़ हो। अच्छा हुआ क्या था, आपको एक बात बताना चाहूं, राणा कुंभा और राव जोधा, ये देखिए राणा कुंभा और राव जोधा की बात करें, इन दोनों के मध्य संधि हुई। क्यों सर? देखिए राव रणमल जो कि जोधा के पिता थे, राव रणमल मोकल के काल में मेवाड़ में राठौड़ी सरदारों का प्रभुत्व बढ़ा चुके थे, और इसी कारण चाचा मेरा और मेहपा पंवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। मोगल कुंभा के पिता थे, कुंभा अपने पिता का हत्यारों से बदला लेना चाहता था और मारवाड़ मेवाड़ में मार आपके राठौड़ों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना चाहता था। इसलिए कुंभा ने रणमल को भारमली के हाथों से जो आपके जहर दिलवा दिया था और मरवा दिया था। वो भारमली वाला किस्सा आपको याद होगा, मान के चलिए ये आपकी भारमली है, ये रणमल है, आप यूं समझना, ये रणमल है, ये भारमली है, और ये इधर कुंभा है। देखिए हुआ क्या था, ये जो भारमली थी ना, ये भारमली, ये रणमल इस भारमली से प्यार करता था, खूब तकड़ा इल्लू इल्लू करता। एक दिन रणमल ने भारमली को अपने पास बुलाया और कहा, भारमली देख बता मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं। बोले आप तो खूब ही प्यार करते हो। तो बोले आज ये जहर का प्याला ले जा और किसको पिला दे, कुंभा को। यानी रणमल ने भारमली को कहा कि किसको जहर दे दे, कुंभा को। रणमली कुंभा से खूब प्रेम करती थी, इल्लू इल्लू करती थी। यानी वो एक डायलॉग सुना नहीं क्या कि मैंने जिससे प्यार किया उसने प्यार किसी और से किया, भगवान करे वो जिससे प्यार करती है वो भी प्यार करे किसी और से। वो वाला डायलॉग आपने सुना होगा। उसी प्रकार रणमल ने प्यार किया किससे, भारमली से, लेकिन भारमली प्यार करती किससे, कुंभा से। भारमली दौड़ी दौड़ी कुंभा के पास गई, जहर का प्याला लेके गई और कहा कि महाराणा जी, रणमल ने कहा है कि आपको जहर दे दो। तो कुंभा ने कहा तो फिर दे दो जहर। भारमली ने कहा नहीं, मैं आपसे बहुत इल्लू इल्लू करती हूं और मैं आपको जहर नहीं दे सकती। तो कुंभा ने कहा तू एक काम कर, तू रणमल को जहर दे दे। आपकी बार भारमली दौड़ी दौड़ी आई, पहले रणमल को बढ़िया एकदम लेटे लेटे पेग बना के दिए, खूब पेग पी लिए, खूब पेग पिए साहब, फेल हो गया। उसके बाद एक पेग में जहर टिका दिया, फिर दूसरे पेग में फिर जहर टिका दिया, जहर दे दिया। रणमल फिर भी मरा नहीं साहब। कहते हैं रणमल का इतना मजबूत और कठोर वज्र के समान शरीर हुआ करता था, उसको मैं यूं कहूं तलवारों से यूं काटा गया था बाद में। और जिस समय रणमल की हत्या की गई उस समय इधर से किसी ने कहा था रे कि भाग सके तो भाग जोधा, रणमल मारियो जाए। जोधा को कहा, जोधा रणमल का बेटा था कि जोधा अगर भाग सके तो भाग जा, रणमल की मृत्यु हो रही है, रणमल को मारा जा रहा है। तो जोधा यहां से रफू चक्कर हो गया था और काउनी गांव बीकानेर में जाकर के हड़बू जी के आश्रम में शरण ले लेता है। आप सोचकर देखिए, एक लंबे अंतराल तक 1438 से लेकर 1452 तक हड़बू जी के आश्रम में छिपा रहा जोधा। और उसके बाद कुंभा की, मैं यूं कहूं कि दादी जो है वो आपके हंसाबाई थी, और इधर जोधा की बुआ जो है वो आपके हंसाबाई थी। इन हंसाबाई की मध्यस्थता से संधि हुई। हंसाबाई ने दोनों को एक एक थप्पड़ मारा, छोरो लड़ते हो तुम आपस में, और कहा आंवले के इधर मेवाड़ की सीमा है, बावड़ी के उधर मारवाड़ की सीमा है। और इस संधि को हम क्या कहते हैं, आवड़ बावड़ की संधि कहते हैं। आ जाओ अगला है प्यार साथियों, बंगरू के युद्ध 1748 में निम्नलिखित में से किसकी विजय हुई थी। बंगरू के युद्ध की बात की जा रही है प्यार साथियों। जयपुर के इतिहास में भी एक ऐसा शानदार सा तथ्य आपके सामने रखा जाता है। जब जयपुर के शासक सवाई जयसिंह थे, उस समय की बात करें, जब सवाई जयसिंह प्यार साथियों सत्ता में थे, तो सवाई जयसिंह मेवाड़ अमर सिंह के पास गए थे। और किस लिए, तो आपको याद होगा देवारी समझौते के लिए। और उस समझौते के तहत मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री जो है चंद्रा कंवरी के साथ इस शर्त पर विवाह करके आते हैं कि चंद्रा कंवरी की जो संतान होगी वही जयपुर की अगली उत्तराधिकारी होगी, यानी जयपुर की शासक वही बनेगी। लेकिन साहब सवाई जयसिंह के बड़ा बेटा ईश्वरी सिंह था।
और चंद्रा कंवरी से जो संतान हुई उसका नाम था माधो सिंह। शर्त के मुताबिक राजा किसको बनना? माधो सिंह को। लेकिन साहब ईश्वरी सिंह ने राजा बनने दिया क्या? नहीं बनने दिया, क्योंकि जैसे ही सवाई जय सिंह की मृत्यु होगी, बोले पिताजी ने वादा किया था, पिताजी चले गए, बड़ा बेटा मैं, राजा तो मैं बनूंगा। माधो सिंह दौड़ा दौड़ा कहां जाएगा? नाने रे जाकर के मामा जी उधर जयपुर वाला मुझे राजा नहीं बनने दिया। आपने कहा था ना, शर्त थी ना अपनी, तो उधर मामा जी के साथ आता है, आक्रमण करता है। लेकिन साहब माधो सिंह प्रथम जो है इनकी आपके इसमें सवाई ईश्वरी सिंह की इसमें क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। आ जाओ, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही क्रम बताइए। अलाउद्दीन खिलजी की विजय प्यारे साथियों, 1301 ईस्वी सबसे पहले रणथंभौर, 1303 ईस्वी हम बात करते हैं फिर चित्तौड़। तो सबसे पहले रणथंभौर ढूंढना है आपको, और फिर आपको कौन सा ढूंढना है? चित्तौड़। सर चित्तौड़ यहां पर एक कट गया, यहां रणथंभौर रणथंभौर रणथंभौर, यहां रणथंभौर के बाद सिवाना आ रहा है, ये कट गया। सर यहां रणथंभौर, यहां रणथंभौर, चित्तौड़। अब सिवाना, सिवाना में 1308 ईस्वी, सिवाना अभियान बताओ कब होता है? सर सिवाना होता है 1308 में, सही है। फिर जालोर 1311 में, 1311 ईस्वी में जालोर अभियान किया जाता है। तो ये आपका सही क्रम था। अगला क्वेश्चन ये रहा, सर यूनानी राजा मिनांडर की मुद्राएं तथा इंडो ग्रीक यूनानी शासकों के सिक्के कहां से प्राप्त हुआ है? आज का आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देकर जाएंगे सबके सब साथी, और उम्मीद करता हूं सेशन आपको खूब अच्छा लगा होगा, पढ़ करके मजा आया होगा, और सारी बातें एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है प्यारे साथियों, और साथ ही साथ सेशन को लाइक जरूर करना है, बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर लेना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट प्यारे साथियों मोटिवेशन और हौसला प्रदान करता है। तो फिर मिलते हैं प्यारे साथियों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।